अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज एक बुरी खबर वो ये है कि साल का आगाज़ जो है वो अफ़गानिस्तान में काबुल में एक बम धमाके से हुआ है, जिसमें मल्टीपल कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट हो रही है और मल्टीपल इंजर्ड भी हैं। तो एक ये मिलिट्री हॉस्पिटल के गेट के ऊपर ये धमाका हुआ है और सुबह 8 बजे के करीब ये धमाका हुआ। उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, वो तो अभी इतनी नंबर ऑफ डेड तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि 10 लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हुए हैं और मल्टीपल जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है दिन का और साल का आगाज़ इस तरह, ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और जितने लोग भी उसमें शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनके अहल खाना के लिए भी रिलीफ और आफियत का एहतमाम करे। लेकिन इसका आप देखेंगे इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तो एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लोगों का आना जाना रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान के भी इलाकों में टीटीपी का भी ऑपरेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने मिसाइल क्रिएट किए हुए हैं। और इसी वजह से आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्ट 2 है मीटिंग का, वो भी आज होने जा रहा है और मुख्तलिफ उसमें चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी। तो एक तो ये है कि हमें भी इस मामले में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। ये हमारे लिए भी मैसेज है कि अगर वहाँ पे हो सकता है तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। और ज़ाहिर है कि ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं सारी, जो लोग वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए आज नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जब मीटिंग होगी, तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर ज़रूर बहस होगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो अफरीत है, इसको कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मामला जो है वो काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, और इनको अगर ना रोका गया तो ये मज़ीद बढ़ेंगी। और साथ ही साथ आज चूँकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो होगी, उसमें मुझे यकीन ये भी है कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनकी क्या वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं, और उनको तसल्ली और तशफ़ी भी दी जाएगी कि केपी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और केपी के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं, वो ये वन ऑफ द 2 वर्स्ट प्रोविंसेस में है, एक बलूचिस्तान है और एक केपी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी जो है उसके वाक़यात हो रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है कि किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ना बुलाया जाए, और ख़ास तौर पे उस वक़्त के जब इस तरह के जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हो रही हो। तो ये मुझे यकीन है कि आज उनको नहीं मिस आउट किया जाएगा, वो उनको बुलाया जाएगा और उनसे बात भी की जाएगी। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है, जिसके ऊपर कहा गया कि जो इकोनॉमी पे बात करेगा उसको हम उठा लेंगे या क्या करेंगे, लेकिन ये उठाने से कुछ नहीं होगा। आप इकोनॉमी को उठाएं, पाकिस्तान को उठाएं, लोगों को ना उठाएं, खुदा का वास्ता। लोगों को उठाने से पाकिस्तान नहीं उठेगा। पाकिस्तान तब उठेगा जब आप इकोनॉमी को उठाएंगे, लोगों का मोरल उठाएंगे, लोगों के अंदर जो जज्बात हैं, लोगों के अंदर जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनके ख्वाब हैं, उनको आप उठाएंगे और पूरा करेंगे। तो इधर थोड़ा सा स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश करें और इकोनॉमी पे बात ज़रूर करें। और मुझे यकीन भी है, क्योंकि मैं जितने भी एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा हूँ, जितने अखबारात में जो लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और फिर इंटरनेशनली जब हम अमेरिका में या यूरोप में मुख्तलिफ लोगों के आर्टिकल्स पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बहुत ही, अब मैं क्या कहूँ, हौसला शिकन है। मैं कोई गलत लफ्ज़ नहीं कहता, लेकिन हौसला शिकन है, नेगेटिव है। और वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करे ही करे। अब ये मतलब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि हम ऐसी बात करें, लेकिन एक आप लोगों ने इस मुल्क को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि जहाँ पे ये अब डायग्नोसिस होना शुरू हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकती। जो मॉडल आपने इख्तियार किया था, वैसे तो बाय द वे आज तक जितने भी मॉडल आपने इख्तियार किए हैं, सबका बेड़ा गर्क हुआ है, किसी ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन ये भी जो मॉडल आपने इंट्रोड्यूस करवाया माशाल्लाह, और बड़े इनोवेटिव किस्म का मॉडल था, जो बैकफायर कर चुका हुआ है, बूमरैंग कर चुका हुआ है। तो इसलिए इससे जितनी जल्दी जान छुड़ा सकते हैं छुड़ा लें, क्योंकि इकोनॉमी का तो भट्टा बैठ गया। और अगर खुदा न खास्ता इकोनॉमी का इसी तरह सिलसिला चलता रहा, तो मुझे नहीं पता कि फिर आपका कैसे गुजारा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आप मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ आज मेजर डिसीजंस लें
اور اس طرح کا جو ملغوبہ بنایا ہوا ہے اسے جان چھڑوا لیں، جتنی جلدی چھڑوا لیں گے اتنا ہی بہتر ہے، اور جتنی جلدی ریالٹی کو امبریس کر لیں گے. دیکھیں، سیانا آدمی وہ ہوتا ہے جو ریالٹی کو سمجھ جائے کہ ریالٹی جو جو یہ سمجھ لے کہ سورج نکل چکا ہے. جو سورج نکلنے کے بعد بھی کہے کہ نہیں اندھیرا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں تو اس کے بارے میں لفظ بھی نہیں کہتا. لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی. کچھ سینئر ایلیمنٹس ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اللہ کرے ان کی تعداد زیادہ ہو. ایک اور چیز جو مجھے کل سے بڑی بادر کر رہی ہے وہ ہے، وہ عمران خان صاحب نے جو ایک بات کہی کہ ان کو جی باجوہ نے کہا کہ آپ لے بوائے. آپ یقین کریں، آئی کی ناٹ ڈائجسٹ دس اسٹیٹمنٹ کہ یہ ہاؤ کم ایک ادارے کا سربراہ، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی ایک کنٹری کے پرائم منسٹر کو اتنا ڈیر کرتا ہو اور کہہ سکتا ہو کہ جی آپ لے بوئیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں ایروگنس اور ہیوبرس کہ اس کا کیا لیول ہوگا کہ جب آپ پریسیڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ کہیں کہ آپ لے بوائے ہیں. اور کیا حالت ہوگی اس وقت پرائم منسٹر کی کہ اس کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں. تو اس لیے سوری، اس لیے یہ جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا سدباب کیا جائے. کسی بھی جمہوری اینٹی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو آرمی کا ہیڈ ہے وہ جا کے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہے کہ آپ لے بوئیں؟ یہ کوئی میڈیا میں تو شاید کہہ دے، کیونکہ وہاں پہ میڈیا تو آزاد ہے، وہ تو کہہ لیتے ہیں، تو گالی شالی بھی دے دیتے ہیں. لیکن آرمی چیف جا کے پریزیڈنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتا. صدر کلنٹن گزرا ہے نا، صدر کلنٹن کے کیسے کیسے کیسز سامنے آئے تھے. کسی آرمی کے چیف میں یہ ہمت نہیں تھی وہ جا کے پریزیڈنٹ کلنٹن کو کہے کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو یہ ہمارے سسٹم کے جو فلاز ہیں، ہمارے سسٹم کے اندر یہ جو مسائل ہیں، ان کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا اسی طرح کے معاملات جو چلتے رہیں گے. اور پھر یہ بھی بات سن لیں کہ اگر وہ پلے بوائے تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہوگی توبہ کی، اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا. تو یہ تو ہمارا دینی دینی ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ سے گناہ اگر ہو جائے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کچھ بھی اس طرح کی امپراپر چیز ہو جائے سرزد، یو کین آلویز گو بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ تو بڑی خوبصورت ایک انسٹیٹیوشن ہے توبہ کا. بلکہ پہلا انسٹیٹیوشن جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا انسان کو بنانے کے بعد وہ توبہ کا تھا. حضرت آدم کے ساتھ ہی دیکھیں توبہ آ گئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. آپ کو پتہ نہیں ملی ہے کہ نہیں توبہ کی توفیق ہے نہیں. اصل بات تو یہ ہے. اور جو آج کل خبریں چل رہی ہیں، جو آپ کے بارے میں مختلف چیزوں کا پتہ چل رہا ہے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ وہ کیا تھا رول آپ کا. تو پلیز گیو اس اے بریک پلیز. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کو ٹھیک کریں، فکس کریں، ورنہ پاکستان کے حالات جو ہیں مزید خراب ہوں گے اور ابتر ہوں گے. اور دوسری بات دیکھیں، جو ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اب وہ پرویز الہی جو ہیں ان کی کوئی خفیہ بیوی نکل آئی ہے، اب اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کس قسم کا گیم ہو رہی ہے یہ، کس قسم کے لوگ ہیں. ہر بندے کو اس کی بیوی کے ذریعے، اس کے گھر والوں کے ذریعے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جب بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس وقت ان کے کیسز نکل آتے ہیں. بھئی اگر تو ریگولر روٹین میں آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں، کسی کا کوئی کیس ہے اور جو کرپٹ ہے ان کو پکڑنا چاہیے اور سخت ترین سزائیں میں تو کہتا ہوں دینی چاہیے. لیکن یہ کیا ہوا کہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے کیس نکال لیا اور کہا جی آ جائیں جی سائرہ انور صاحبہ اور آ کے ذرا پیش ہو جائیں، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس تو نو کانفیڈنس آنے والا ہے. تو یہ چیزیں ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ذرا خیال رکھیں. اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 MP جو ہیں ان کو زرداری صاحب نے آفر لگائی ہے کہ آپ اس دن ووٹ کے دن نہ پیش ہوں.
और और सख्त तरीन कोशिशें जो हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हुई हैं, और इतनी ज़्यादा, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक अरबों रुपए एट स्टेक हैं इस वक्त। और कहा जा रहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको अरबों रुपए भी दिए जाएंगे, और साथ साथ उनका आइंदा भी ख्याल रखा जाएगा मुख्तलिफ ओहदों के जरिए। तो ये जरदारी साहब जो हैं, पता नहीं इनका मसला क्या है, क्यों इनको इतना ज़्यादा मोहब्बत है इस तरह के इल गॉटन मनी से। और ये देख लें अभी क्या हो रहा है, जो बलूचिस्तान में भी देख लें आप, जो बाप पार्टी थी, और आपको पता है कि उसका बाप का बाप कौन है, तो उसको जाके वो को ऑप्ट कर रहे हैं। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जो कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन है, उन्होंने ये तय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि वो जाके अब अपना सारा प्लान अपडेट करेंगे रेकोडिक के हवाले से। और वहाँ पे अब उन्होंने जो लीगल प्रोसेसेस वगैरह हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। वो आइंदा कुछ अरसे में पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे, और तकरीबन 30-40 साल का उनका प्लान है वहाँ पे रहने का। 80 मिलियन टन जो है वो पर ईयर उनकी वो कैपेसिटी होगी। वो वहाँ पे अपना काम करेंगे, और उसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ लोगों के लिए फिर नई दिहाड़ियाँ लगेंगी वहाँ पे। अरबों डॉलर्स बलोचिस्तान में सिर्फ आने हैं, और उसमें वो कैसे हो सकता है कि वो अरबों डॉलर्स बलोचिस्तान में आ रहे हैं और वहाँ पे जरदारी साहब ना हो? तो जरदारी साहब वहाँ पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों से बातचीत कर ली है, तो अब उन्होंने नया एक तमाशा लगाना है, वो करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो करता धरता लोग हैं, उनको चाहिए कि इस हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर अपना रोल प्ले करें, और पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ना कोई सिलसिला शुरू करें। क्योंकि अदरवाइज़ तो ये है कि हालात जो हैं वो इतने ख़राब हैं कि समझ नहीं आती कि किस तरीके से मामला जो हैं वो मुल्क के चलेंगे। इस वक्त मुझे वो फैज़ का जो एक बड़ी खूबसूरत उनकी एक नज़्म है, ए रोशनियों के शहर, वो बड़ी हस्बे हाल मुझे लग रही है। तो उन्होंने कहा कि यार रोशनियों के शहर, कौन कहे किस समत है तेरी रोशनियों की राह, हर जानिब है बेनूर खड़ी है, हर जानिब बेनूर खड़ी है, हिजर की शहर पनाह, थक कर हर सू बैठ रही है, शौक की मानिंद सिपाह। शौक कभी कभी कम होता है ना। थक कर हर सू बैठ रही है, शौक की मानिंद सिपाह, आज मेरा दिल फिक्र में है रोशनियों के शहर। ये दिल हमारा आज फिक्र में है, और अल्लाह करे कि मामला जो है वो हल हो सके। ये उनका आखिरी शेर भी मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, खैर हो तेरी लैलाओं की इन सब से कह दो, खैर हो तेरी लैलाओं की उन सब से कह दो, आज की शब जब दिए जलाएं ऊंची रखें लो। तो मेरी भी आपसे गुजारिश यही होगी कि पाकिस्तान के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, एक तो ये है कि जो अवाम है वो बिल्कुल डिसहार्टन ना हो, अपना हौसला कायम रखें। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। और ये हो नहीं सकता, वो कहते हैं ना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये हो नहीं सकता कि शब के बाद सहर ना हो, वो ज़रूर होगी इंशाल्लाह, आपकी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।